हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं, जिन पर अभी तक इसमें वीडियो बनाने का सिलसिला मेरा जारी है। अभी तक आपने देखा कि हिंदुओं में धर्म सुधार और समाज सुधार को लेकर के कई महापुरुषों ने समाज में जन जागरण किया। तो जिस प्रकार से हिंदुओं ने जन जागरण किया, उसी प्रकार से हमारे देश के मुसलमानों में भी एक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपनी कौम को धर्म के लबादे से ऊपर उठा करके और अपनी कौम को जागरूक करने का काम किया। और इसमें जो मुस्लिम समाज के 19वीं सदी के सबसे बड़े नेता हैं वो है सर सैयद अहमद खान। तो आइए साथियों, जिस प्रकार से हिंदुओं में धर्म सुधार और समाज सुधार की श्रृंखला चल रही है, तो 19वीं शताब्दी में सर सैयद अहमद खान ने भी मुसलमानों में धर्म में जकड़े मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की उन्होंने वकालत की और आधुनिक शिक्षा पर बल दिया, वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया। तो आज का ये वीडियो सर सैयद अहमद खान के जीवन चरित्र पर आधारित है। आप देखिए साथियों, सैयद परिवार में इनका जन्म हुआ था। सैयद अहमद खान इनका नाम था और इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। इनको बचपन से ही लिखने पढ़ने का बड़ा शौक था। एक हिंदुस्तानी शिक्षक थे, एक हिंदुस्तानी नेता थे अपने समय के बहुत बड़े, और जिन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। ये अपने समय के सबसे बड़े प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। ये आप समझ लीजिए कि अपने ज़माने के यानी 19वीं सदी के सबसे बड़े प्रभावशाली मुस्लिम समाज के ये नेता थे। और इनके जीवन पर अपने पिता से कहीं ज़्यादा प्रभाव, पिता का उतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इनकी माँ का इनके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो माँ एक दूरदर्शी थी, बड़ी उच्च कोटि की सोच रखने वाली थी, और उन्होंने एक आधुनिक शिक्षा यानी जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के से उससे ऊपर उठ करके एक आधुनिक शिक्षा जो जिसका चलन अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, उसको अपनाने के लिए बल दिया। और काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की। लेकिन 22 वर्ष की अवस्था आते आते इनके पिता का निधन हो गया। जब पिता का निधन हो गया तो इनके परिवार में आर्थिक कठिनाइयाँ आ गई और इन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक की नौकरी कर ली। लिपिक की नौकरी कर ली, उससे कुछ पैसा अर्न हुआ, तो उससे आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई। और 1841 तक आते आते ये मैनपुरी में इन्होंने उप न्यायाधीश की योग्यता भी इन्होंने हासिल कर ली। और अपने विभिन्न स्थानों पर आपने जगह जगह पर मतलब न्यायिक विभागों में काम भी किया। तो ये साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था और दूरदर्शी बहुत थे, और अपने समाज को, अपनी कौम को ये आधुनिक बनाना चाहते थे। क्योंकि ज़माना बदल रहा था, देश की परिस्थितियां आप वहाँ पर जाके देखिए 19वीं सदी में कि अंग्रेज़ों का शासन स्थापित है, अंग्रेज़ी शिक्षा आ रही है, और ये जो आज आप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये जो विषय बने हैं, उस समय इनका एक तरीके से इनको संहिताबद्ध किया जा रहा था। तो ये आधुनिक शिक्षा है। तो आधुनिक शिक्षा पर अपने समाज को सीखने का बल इन्होंने दिया। और इनकी जो कृतियाँ हैं, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। आइए इनकी किताबों पर नज़र डाल लेते हैं। अतहर असनादीद नामक पुस्तक इन्होंने 1847 में लिखी, और इस पुस्तक में उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। और इसके बाद इन्होंने बाइबिल और कुरान का इन्होंने उर्दू में अनुवाद कराया, ताकि बाइबिल और कुरान को भी, दोनों को, बाइबिल को भी, कुरान के साथ साथ बाइबिल को भी मतलब जो है इनका मुस्लिम समाज इनको पढ़ सके, कि आखिर उसमें उसकी तुलना कर सके। और एक किताब जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण है, जो 1857 के विद्रोह पर आधारित है,
और वो है असबाब बगावत हिंद। ये 1859 में इन्होंने किताब लिखी, 1857 के विद्रोह पर आधारित है। और 1857 के विद्रोह जब हुआ तो इन्होंने अंग्रेज़ों की मुखालफत की। इन्होंने अंग्रेज़ों से ये बहुत नाराज़ थे और उसकी कटु आलोचना की। अब साथियों, एक घटना पर हम जोर देते हैं कि 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उसमें इन्होंने मतलब जो गैर फौजी अंग्रेज़ थे, यानी अंग्रेज़ थे लेकिन फौजी नहीं थे, तो वो जान बचा के भागे। तो इन्होंने अपने घर में उनको शरण दी और उनको बचा लिया। लेकिन अंग्रेज़ों को शरण देने का मतलब ये नहीं है कि ये अंग्रेज़ों के समर्थक थे। अरे भाई, कोई व्यक्ति, उसकी जान खतरे में है, कोई व्यक्ति शरण में आया है, तो उसकी जान बचाना एक मानवता का धर्म है, एक कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य का पालन तो किया इन्होंने, लेकिन अंग्रेज़ों की नीतियों के ये समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे और कटु आलोचक थे। तो अब यहाँ समस्या ये खड़ी हो गई कि जब इन्होंने अंग्रेज़ों को शरण दी तो ये बात 1857 के विद्रोहियों को और आसपास के लोगों को पता चली कि ये इन्होंने अंग्रेज़ों को शरण दी है। तो साथियों, 1857 का जब विद्रोह बंद हुआ, इसके बाद इनको परेशानियाँ इनको भोगनी पड़ी और इनका घर जला दिया गया और इनके सगे संबंधियों का कत्ल कर दिया गया, मार डाला गया। और ऐसी नौबत आ गई कि इनकी माँ को जब घर जला दिया गया तो इनकी माँ को भागना पड़ा घर छोड़ करके, और 1 हफ्ते तक वो एक घोड़ों का अस्तबल था, उस अस्तबल में वो छिपी रही 1 सप्ताह तक। तो ये तमाम इनके सामने परेशानियां आईं और कठिनाइयां आईं और ये इतने विचलित हो गए कि इन्होंने भारत छोड़ने का मन बना लिया और कि भारत छोड़ देंगे और मिस्र में जाके बसेंगे जाके। लेकिन साथियों, इतनी कठिनाइयां आने के बावजूद भी इनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना थी, राष्ट्रभक्ति की भावना और अपने समाज को उसको आधुनिक बनाने की और उसमें धर्म सुधार करने की जो भावना थी, ये 2 बातें हैं। एक राष्ट्रभक्ति की भावना और दूसरी अपने कौम को उदार बनाने की और उसे आधुनिक शिक्षा से लैस करने की जो भावना थी, उस भावना के कारण इन्होंने फिर मिस्र ये नहीं गए। इन्होंने अपने विचार को खारिज कर दिया कि मिस्र नहीं जाएंगे, भारत में ही रहेंगे। और जब इन्होंने एक बात और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, तो जब इस बात का पता अंग्रेज़ों को चला, अंग्रेज़ी प्रशासन को चला, तो अंग्रेज़ी प्रशासन ने इनको एक मशवरा भेजा कि हम जहानाबाद नाम का एक तालुका आपको दान में दिए देते हैं, आपको पुरस्कार में दिए देते हैं। तो साथियों, इन्होंने वो जहानाबाद का तालुका लेने से मना कर दिया। अगर ये चाहते तो वो जहानाबाद लेकर के काफ़ी धनाढ्य आदमी बन सकते थे और आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने वो ना तो ये मिस्र गए और ना ही अंग्रेज़ों का वो लालच जो था वो स्वीकार किया, उसको भी खारिज कर दिया। और ये केवल इनके दिल में केवल इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इनके दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना और इसके साथ साथ अपने समाज को जागरूक करने की और समाज सुधार और धर्म सुधार करने की जो भावना छिपी हुई थी, उसी के कारण ये अंग्रेज़ों के जाल में नहीं फंसे। और दूसरी बात, ये मिस्र का भी विचार इन्होंने जाने से छोड़ दिया साथियों। तो ये इनके जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ दोस्तों, कोई भी अपने समय का महान व्यक्ति जो उच्च क्वालिटी का विद्वान हो, दूर की सोचता हो, तो वो दूर की सोच करके आगे भविष्य की भलाई की बात सोच करके जब वो आम जनमानस में अपनी बात रखता है, अपने विचार रखता है, तो उस महान व्यक्तित्व के विचार उस तत्कालीन समाज को पसंद नहीं आते हैं। वो बातें उसके पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि वो जिस परंपरा में समाज जीता चला आया है, वही परंपरा में वो रहने का आदी बन चुका है और वही परंपराएं, वही रीति रिवाज उसे अच्छे लगते हैं। यहाँ पर सैयद अहमद खां जो थे, वो
उच्च कोटि के विद्वान होने के साथ साथ एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और वो दूर की सोच रहे थे और वो जानते थे कि अंग्रेज़ों का शासन देश में स्थापित हो चुका है, नई शिक्षा व्यवस्था, नया कल्चर भारत में आ चुका है और आगे आने वाले भविष्य में ये और बढ़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के वो अपनी कौम को, अपने धर्म के लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। तो उनका समाज जो है उनकी बातों को नहीं मानता था और बहुत से मुसलमानों ने उनके खिलाफ जो है वो कुफ्र का फतवा कह करके उनको पुकारा। यानी ये जो कहता है ये बिल्कुल बकवास है। और उस समय इस्लाम की कट्टरता भी बहुत थी, तो कुफ्र का फतवा कह करके उनको पुकारा जाता था। और इतना सब समाज के द्वारा ये अपमानित भी होते थे, इनका विरोध भी होता था, लेकिन फिर भी ये अपने कौम से, अपने समाज से बड़ी नरमी से पेश आते थे, गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये अभी अज्ञान है। तो साथियों, आइए अब इनके अगले कारनामे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल इन्होंने अपने जीवन काल में कई संस्थाओं की स्थापना की। आइए जानते हैं कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनकी स्थापना इन्होंने की। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये इस्लाम में, इस्लाम की शिक्षा से अलग हट करके जो पश्चिमी ज्ञान है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है, अंग्रेजी और वैज्ञानिक ज्ञान जो यूरोप के द्वारा जो कलेक्शन किया गया है, उसको ये मुसलमानों में मतलब चाहते थे कि मुसलमान उसको समझें, उसको पढ़ें और जागरूक हों। तो आइए इसी दिशा में इनके द्वारा जो कई संस्थाएं खोली गईं, तो सबसे पहली कौन सी संस्था है, आधुनिक मदरसे की स्थापना की गई। अब चूंकि लगा है आधुनिक, तो मदरसा तो ज़रूर है। डायरेक्ट कॉलेज खोल देंगे, कोई पढ़ने नहीं जाएगा, मदरसे में ही लोग पढ़ते चले आए। तो मदरसा ही खोला गया कि ताकि लोग आएँ, लेकिन उसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। 1858 में खोला। कहाँ खोला? मुरादाबाद में खोला। 1858 में एक आधुनिक मदरसे की स्थापना सैयद अहमद के द्वारा की गई और इस मदरसे में मुसलमानों को बुला करके, उनके बच्चों को बुला करके आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए, एक आधुनिक शिक्षा का एक स्कूल खोला इन्होंने, 1863 में खोला, जिला गाजीपुर में। और इसके बाद इन्होंने 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। अभी हम साइंटिफिक सोसाइटी के विषय में आपको बताएंगे। और इसके बाद अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी बनी 1864 में। और इसके बाद जो इन्होंने अपने जीवन का जो सबसे बड़ा कारनामा था, जो आज विश्व प्रसिद्ध है, वो इन्होंने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, अलीगढ़ में। तो साथियों, कई संस्थाएं अलग अलग स्थानों पर इनके द्वारा खोली गईं, जिनका उद्देश्य मुसलमानों को धार्मिक कट्टरता से उबार करके पश्चिमी ज्ञान की तरफ ले जाना और बढ़ावा देना था, ताकि वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। अब देखिए साथियों, साइंटिफिक सोसाइटी पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि आखिर ये किस प्रकार की संस्था थी। जैसा कि मैंने बताया कि 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई अलीगढ़ में। ये साइंटिफिक सोसाइटी जो थी, ये एक प्रकार की अनुवाद करने वाली संस्था थी। यानी जो पश्चिमी ज्ञान है हमारा, जो वैज्ञानिक भाषा में पश्चिम का ज्ञान है, वो जो वैज्ञानिक स्तर पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं, और यूरोप अंग्रेजी की पुस्तकों का तो कलेक्शन करना ही करना है, इसके साथ साथ जो यूरोप की अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी गई हैं, उनका उर्दू और हिंदी में अनुवाद करना। अब अनुवाद की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि समाज अंग्रेजी जानता नहीं है, विदेशी भाषा जानता नहीं है, वो तो उर्दू जानता है और हिंदी जानता है। तो मजबूरी है कि उन पुस्तकों का जो वैज्ञानिक किताबें हैं, जो पश्चिम का ज्ञान है, उनका उर्दू और हिंदी में अनुवाद किया जाए। और जब अनुवाद किया जाएगा तो उसे लोग पढ़ेंगे। तो ये जो साइंटिफिक सोसाइटी थी, ये एक प्रकार की अनुवाद करने वाली संस्था थी। तो जो पश्चिम का ज्ञान है, उसका अपनी भाषा में यानी उर्दू और हिंदी भाषा में अनुवाद
करके उन लोगों को प्रशिक्षित करना। और इसी साइंटिफिक सोसाइटी का 1864 में नाम बदल करके अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी कर दिया गया। 1864 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी कर दिया गया। और इस अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी जब ये खुल गई तो इसमें विदेशी जो सज्जन थे, विदेशी लोग थे, जिसमें अंग्रेज भी हैं, उन्होंने भारी मात्रा में इसमें पुस्तकें दान दी और भारतीयों ने भी पुस्तकें दान दी। और स्वयं सैयद अहमद खां ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इसमें भारी मात्रा में पुस्तकें दान दी। तो एक प्रकार की ये लाइब्रेरी की स्थापना हुई साथियों। तो ये चीज़, ये इनकी संस्थाएं जिन्होंने एक मतलब मैंने बताया कि मदरसे की स्थापना करना, आधुनिक स्कूल खोलना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करना, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करना और अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करना 1875 में, साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं, ये जो इनका जीवन का सबसे बड़ा कारनामा था अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसके विषय में जानते हैं आज वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। हाँ दोस्तों, एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि समाज में परिवर्तन कैसे लाया जाता है, समाज को कैसे बदला जाए। जो नए विचार, नई टेक्निक्स, नई सोच जो भारत को प्राप्त हो रही है, वो भारत के जन जन तक उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, तो इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है स्कूल कॉलेज। स्कूल कॉलेज होता है, मीडिया होती है, समाचार पत्र होते हैं और उच्च कोटि के जो समाज सुधारक हैं, जो महान व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा सभाएं करके और वक्ता के रूप में भाषण दे करके समझाया जाए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो समाज को प्रशिक्षित करने का, जागरूक करने का जो तरीका होता है, वो स्कूल कॉलेज खोल करके हम समाज को बदलते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जो है छात्रों को पढ़ाने का काम करती हैं। पहले एक छात्र पढ़े, फिर वो बड़े हो गए, फिर वो उनके बच्चे पढ़े, फिर वो बड़े हो गए, फिर उनके बच्चे पढ़े। इस तरीके से समाज को बदलने का और परिवर्तित करने का सबसे बड़ा जो साधन है हमारा, वो स्कूल कॉलेज हैं। तो साथियों यहाँ पर देखना ये है कि जो सर सैयद अहमद खां थे, उन्होंने समाज को, अपनी कौम को बदलने के लिए, उसमें आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए, उनकी रूढ़िवादिता और कट्टरपंथ से उसको ऊपर उठाने के लिए, देखिए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की। ये उनके, वैसे तो कई संस्थाएं उन्होंने स्थापित की, लेकिन ये कारनामा उनके जीवन का सबसे बड़ा था और आज ये विश्व स्तर की संस्था है। आइए इसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये किस प्रकार की संस्था है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि 1875 में मुस्लिम एंग्लो जुड़ा है। इसमें एंग्लो जुड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये पश्चिमी ज्ञान से ओतप्रोत है। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई और फिर इसका बाद में नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मतलब पड़ा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा। और 1921 में भारतीय संसद ने एक कानून बना करके इसको विश्वविद्यालय का, यानी केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का, एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया। और ये दर्जा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है उसकी तर्ज पर दिया गया भारत में। तो ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये भारत का सबसे उच्च कोटि का शिक्षण संस्थान उस समय था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर। साथियों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1921 में भारत में कानून बना करके इसको विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्रदान किया गया। ये उच्च कोटि का शिक्षण संस्थान है, आज भी है और ये विश्व स्तरीय है। इसका स्वरूप जो है विश्व लेवल का है और यहाँ पर जो है वो अफ्रीका के छात्र और पश्चिम एशिया के छात्र और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और इसके बाद यहाँ इस विश्वविद्यालय में 250 से ज़्यादा पाठ्यक्रम हैं और इन पाठ्यक्रमों में राष्ट्रमंडल के देशों और सार्क देशों
के छात्रों को रिजर्वेशन प्राप्त है। देखिए, यहाँ भारत के लेवल की बात ही नहीं हो रही है इस विश्वविद्यालय की, विश्व लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, आप जानते होंगे राष्ट्रमंडल वो संगठन है एक प्रकार का जिसमें ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर शासन किया है वो सारे देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, और उन देशों के संगठन को राष्ट्रमंडल कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता, जब इसके सम्मेलन होते हैं तो इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन की महारानी करती हैं। ये साथियों समझ लीजिए बात। तो लगभग 50 के आसपास इस देशों की संख्या है राष्ट्रमंडल के देशों के संगठन में। तो सार्क देश जो दक्षिण एशियाई देश हैं और राष्ट्रमंडल के देश, इनको पाठ्यक्रम लेने का इनको रिजर्वेशन है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, विश्व लेवल की संस्था है। अब सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग, किसी भी नस्ल का हो या लड़की हो या लड़का हो, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, बिना भेदभाव के इसमें एडमिशन ले सकता है, प्रवेश ले सकता है। और इसके बाद ये चूँकि भारत में इस प्रकार की ऐसी उच्च कोटि की ये वैज्ञानिक शिक्षण संस्था है, और इसको 1951 में हैदराबाद के 7वें निज़ाम, ये 7वें जो निज़ाम थे, ये अली उस्मानी, जिनका नाम है मीर अली उस्मानी ने उस समय के ज़माने में यानी 1951 में 5 लाख का दान मतलब इस संस्था को दिया था। और आज इस संस्था में 13.5 लाख पुस्तकों की लाइब्रेरी है। 13.5 लाख पुस्तकों की लाइब्रेरी, इसमें किताबें हैं लाइब्रेरी में, और दुर्लभ पांडुलिपियाँ इसमें पाई जाती हैं। संसार के विभिन्न ऐतिहासिक जो हमारी दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं वो इसमें रखी हुई हैं। और साथियों, यही नहीं, इसमें जो है 2000 शिक्षक इसमें कार्यरत हैं, और 30,000 छात्र, आज वर्तमान में 30,000 छात्र इसमें मतलब अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो ये यूनिवर्सिटी है हमारी, इस यूनिवर्सिटी की जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं, तो इसकी जो रेटिंग है आज की डेट में, जो इसकी रेटिंग है ARWU के द्वारा, ये विश्व स्तर की रेटिंग की संस्था है जिसको कहते हैं एकेडमिक रेटिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एकेडमिक रेटिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU के द्वारा 1920 के सर्वे के अनुसार इसका विश्व की जितनी भी विश्वविद्यालय हैं उसमें इसका स्थान 800 से 900 के खांचे में है, कोष्ठक में है। 800 और 900 के बीच में इसका कोष्ठक में इसका स्थान है, और नेशनल लेवल पर इसका स्थान जो है 8 और 9 के बीच में है। आप समझ सकते हैं इसके महत्व को कि ये 8वें या 9वें नंबर पर 2020 के जो रेटिंग है नेशनल लेवल की, ये 8वें 9वें नंबर पर ये भारत की यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो साथियों, आज ये सर सैयद अहमद खां के विषय में आज मैंने आपको बताया, और आज से जो हमारा धर्म सुधार और समाज सुधार का जो क्रम चल रहा था वो आज से इस वीडियो के साथ आज से समाप्त होता है। अब अगले जो टर्न पर वीडियो पर जो हम आपसे मुलाकात करेंगे उसमें नेशनल मूवमेंट को आपके सामने लेकर के आएंगे साथियों। और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार, फिर मिलेंगे।